अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम क्या हाल है? ठीक है। आप लोग सुनाएं? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है? मैम आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है हमने? मैम 3.5। 3.5 मैंने नो मैम। मैम इम्प्लिसिट वाला करने को नहीं दिया था। यस मैम, एक दफा रीड किया बस। मैम आपने कहा था कि एक दफा रीड कर लेना। अच्छा मैंने कहा था एक दफा रीड कर लेना। बड़ा समझा दे, समझ नहीं आ रही। मैम आपने 3.4 दी थी कि आपने खुद करनी है। ओके अच्छा कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मींस हमने डेरिवेटिव लेने हैं उन फंक्शंस के जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस में हमारे पास जो y है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल क्लियर फॉर्म में लिखा जाता है और उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट हो सकता है। लाइक दीस आर द एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इससे पीछे जितने फंक्शंस मोस्टली आपने डिस्कस किए वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे जिसमें y in terms of x जो है वो लिखा जा सकता है। Means if we find out the derivative, then the derivative of y represent on the left hand side and the derivative of x is represented on the right hand side. So this is explicit function. This is also an explicit functions. In implicit functions, y cannot convert in terms of x easily. Like if you're taking equation number 1 and equation number 2, we can see that in these equations y cannot easily write up in terms of x. Here if we're taking y square is equal to 25 minus x square, and then cannot find out the derivative easily, and same in equation number 2. So these type of functions are known as implicit functions. अब जो implicit functions हैं उनमें कुछ functions दोबारा से explicit form में एक से ज्यादा explicit form में convert हो सकते हैं, लेकिन कुछ functions ऐसे हैं जो कभी भी explicit form में convert नहीं होते, फिर हमने उनका derivative जो है वो implicit form में ही लेना है. Like if we discuss the first equation, then you are all students know about that this is the equation of a circle. Here if this is the equation of circle, then you know that this equation of circle is represented as x minus 0 square plus y minus 0 square is equal to 5 square, where 5 represents the radius. So अगर हम इस implicit function को डिस्कस करें तो ये उसकी एक ग्राफिकल अप्रोच है जिसमें हमारे पास जो रेडियस है वो 5 है और जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो 0 0 है. तो ये ग्राफिकल अप्रोच है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन की. अब इस फंक्शन को हम दो एक्सप्लिसिट फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि y हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस के रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरी क्या है, नेगेटिव है. अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. व्हेन वी डिस्कस हियर, if we find out the values of this equation, then we know that the domain of this function is इसकी डोमेन हमारे पास ज्यादातर क्या हो सकती है, अगर हम यहाँ पे -5 पुट करेंगे या 5 पुट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो डोमेन के पॉइंट्स है वो -5 से 5 तक होंगे. जैसे ही 5 से एक्सीड करेंगे या -5 से एक्सीड करेंगे तो ये इनफाइनाइट फंक्शन बन जाएगा. सो जब -5 से 5 तक के पॉइंट्स आप इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास अपर सेमी सर्कल जो है वो बन जाता है. यस, 5 का क्या क्वेश्चन है आपका? मैम एक्सप्लिसिट फंक्शन को सेवरल फंक्शन भी कहते हैं जी. मैम एक्सप्लिसिट फंक्शन को इस साथ इनमें लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट फंक्शन और सेवरल फंक्शन. मैम ये नीचे बेटा वी हैव सेवरल एक्सप्लिसिट फंक्शंस हो सकता है, किधर लिखा हुआ है? मैम ये फर्स्ट लाइन में लिखा और अच्छा in some cases it possible solve such an equation for y as an explicit function or several functions. In some cases it is possible to solve such an equation for y as an explicit function or several functions. अच्छा जी, सेवरल फंक्शन मेरा नहीं ख्याल करते हैं. उसने कहा कि हम इस इक्वेशन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस तरह सेवरल हमारे पास फंक्शंस होंगे जिनको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैम
जी जी मैम मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, काइंडली आप पीछे से वो रिपीट तो कर दें। बेटा मैं अभी रिपीट किया करूँ, अभी मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया है। ओके मैम। आपका जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x अगर लिखा जा सकता है इजीली तो वो आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। जब y इजीली इन टर्म्स ऑफ x क्लियर ना हो तो फिर हमारे पास वो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस भी फर्दर हमारे पास दो तरह से डिस्कस होंगे। एक वो इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसको हम एक से ज्यादा एक्सप्लिसिट फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरी इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लाइक दिस फंक्शन ये कभी भी नहीं कन्वर्ट हो सकता। अब इस फंक्शन को जब हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो दो एक्सप्लिसिट फंक्शंस आए हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं, जो पॉजिटिव की डोमेन है वो हमारे पास -5 से 5 है, तो ये पर सेमी सर्कल बन जाएगा जो कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। और जब हम इस फंक्शन को डिस्कस करेंगे इसकी डोमेन भी -5 से 5 है, लेकिन ये लोअर सेमी सर्कल है, इस माइनस की वजह से ये लोअर फॉर्म में आ जाता है। Okay. So the graph of f and g are the upper and lower semicircles of the circle x square plus y square equal to 5. So हमारे पास y और ये y जो है या f और g जो है इनके जो ग्राफ्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं फिगर नंबर 1 के अंदर। अच्छा जी, it is not easy to solve equation 2 for y explicit as the function of x by hand. इस इक्वेशन को उसने कहा एक्सप्लिसिट फॉर्म में बाय हैंड सॉल्व करना इजी नहीं है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। A computer algebra system has no trouble but the expressions it obtains are very complicated. उसने कहा जो कंप्यूटर अलजेब्रा है उसमें तो कोई ट्रबल नहीं होती क्योंकि हम इनपुट देते हैं तो हमें कंप्यूटर आंसर आउटपुट दे देता है, बट एक्सप्रेशन इट obtains are very complicated, लेकिन इस एक्सप्रेशन को obtain करना बहुत complicated है। Node class 2 is the equation of the curve called the volume of Descartes, shown in इसको volume of Descartes भी बोलते हैं, shown in figure number 2 जो कि figure number 2 में आपको शो किया गया है। ये एक कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम से फिगर बनाई गई है बाय हैंड। हम कभी भी ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन जो कि एक्सप्लिसिट फॉर्म में इजीली कन्वर्ट ना हो सके उसको ड्रा नहीं कर सकते बाय हैंड, ये कंप्यूटर पे ड्रा की गई है। सो ये भी उसी की डिफरेंट शेप्स हैं इस फंक्शंस की। यहाँ पे इसका जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है वो डिस्कस हुआ है और यहाँ पर उसका सिर्फ ये पोर्शन जो है वो डिस्कस किया गया है, और थर्ड ग्राफ में उसने इसका सिर्फ ये वाला सिस्टम जो है ये शो किया है और पूरी ग्राफिकल शेप जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। मैम जी मैम वो जो कॉन्सेप्ट था कि कॉर्नर्स जो है वहां पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता, मैं पूछना था ये जो ओरिजिन पे भी एक कॉर्नर ही बन रहा है ना हमारे पास। Yes, so maybe it is possible that at many points this function is not differentiable. Okay. Okay, ma'am. Fortunately, we don't need to solve an equation for y in terms of x in order to find the derivatives of y. Instead, we can use the method of implicit differentiation. जरूरी नहीं है कि हम y को in terms of x लिखें और फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, बल्कि हम यहाँ पर implicit differentiation जो है वो यूज करेंगे। This consists of differentiating both sides of the equation with respect to x. इसमें हम दोनों sides पे x की respect से differentiate करते हैं, then solve the resulting equation for y prime. और फिर y प्राइम के लिए अपनी रिजल्टिंग इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। लाइक एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन जो है ये हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम दोनों तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड, चूंकि है तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही ना, तो हम इसका इम्प्लिसिट फॉर्म में भी डेरिवेटिव डिस्कस कर सकते हैं और इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसका डेरिवेटिव जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जी फाइल का मुबशिर क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये जो ऊपर इनने अज्यूम किया है कि हम एग्जांपल्स में भी और एक्सरसाइज में भी ये अज्यूम करेंगे, इसकी भी समझ आ रही? समझ नहीं है, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मैंने कहा कि ये जो ऊपर इनने लिखा हुआ है इन द एग्जांपल एंड एक्सरसाइज हम ये अज्यूम करेंगे, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड, ये क्या अज्यूम करना है इसकी समझ नहीं आ रही। बेटा अज्यूम उन्होंने कह दिया अज्यूम करना, मैंने बता दिया आपको। आपको अब पता है कि कौन सी इक्वेशन इम्प्लिसिट है कौन सी एक्सप्लिसिट है। लाइक मैं यहाँ पर भी उसने कहा इन द एग्जांपल्स एक्सरसाइज ऑफ द सेक्शन इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट द गिवन इक्वेशन डिटरमिन्ड बाय इम्प्लिसिट एज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x।
कि जो भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। सो दैट द मेथड ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैन बी अप्लाइड। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो क्या है, वो ये है कि हम दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर इसको y प्राइम के रिस्पेक्ट से सेटिस्फाइड करेंगे। ओके जी मैम। जी मैम इसमें y स्क्वायर तो फिर कांस्टेंट के रिस्पेक्ट आएगा ना, हम x के रिस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y क्या आएगा? मैम हम तो फिर x के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, तो फिर हम y को इससे क्यों हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम तो x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना। तो बेटा x और y दोनों ही तो वेरिएबल्स हैं आपके, x और y दोनों वेरिएबल्स हैं। मैम है तो वेरिएबल, लेकिन हम डिफरेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना। तो जब x को की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या y x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट नहीं होता आपका? मैं वही पूछ रही हूँ कि ये क्यों होता है, क्योंकि हम तो x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो y तो फिर ऐसे कांस्टेंट फिर होगा ना। बेटा नो 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 नो, वो आप अगली थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। जो पहले मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स दी थी, यहाँ हम अभी ओडीज के अंदर हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आप एक की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो तो दूसरे का भी उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। लाइक इफ यू टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू कैन राइट इट एज 2x dx over dx प्लस 2y dy over dx। dx over dx के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन dy over dx मौजूद रहेगा। ओके ओके like that, like you can say that if we're taking the derivative of x square with respect to x, then this is d less 2x dx over dx। dx dx के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2x रह जाएगा। अगर हम y स्क्वायर का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये d over dy स्क्वायर क्या आ जाता है आपका, अगेन y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, that is 2y dy over dx। ओके ओके मैम। तो यहाँ पे अगर z भी मौजूद होता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो हम z का डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं। ओके ओके मैम। So in example number 1, you can clearly see that this is your implicit function, और हमने ऊपर कहा है कि जो implicit function है उनकी implicit differentiation जो है वो exist करती है। कैसे करती है, हमने दोनों sides पे डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर देना है। अब x की रिस्पेक्ट से है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव जो है वो 2y dy over dx आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन, और dy over dx आपका क्या आ जाएगा, -2x over -2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये -x over y रह जाएगा। अब हमने इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है इस सर्कल के ऊपर एट द पॉइंट 3 4 पे। तो 3 4 पे पहले हम अपना स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास स्लोप है, x की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है, y की वैल्यू हमने 4 पुट करनी है, तो ये स्लोप आ चुका है। इसी पॉइंट के ऊपर हम अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 3x + 3y 4y = 25। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। जी मैम। Okay. Again, we see that this implicit functions can be converted to the explicit function, so we can taking the derivative again by using the method of explicit functions. हमारे पास ये इक्वेशन दो explicit functions देती थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब बेसिकली तो हम ये कहते हैं कि जो हमने स्लोप फाइंड करना है वो पॉजिटिव फंक्शंस का भी फाइंड करेंगे, नेगेटिव पॉइंट का भी फाइंड करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर 3 4 है, तो हमें ग्राफिकल अप्रोच से पता होना चाहिए कि 3 4 किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। यस मैम। हम डेरिवेटिव सिर्फ इस ग्राफ का डिस्कस करेंगे, इसका डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट 3 4 इसी ग्राफ के अंदर लाई करता है। ओके जी मैम। So the point 3 4 lies in the upper semicircle. ये upper semicircle पे lie करता है, so we consider the function this। हम सिर्फ पॉजिटिव फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब ये फंक्शन है,
इस पे हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लें तो ये क्या आ जाएगा f प्राइम ऑफ x और ये क्या आ जाएगा 1/2 25 माइनस x स्क्वायर माइनस 1/2 और इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस x ओवर 25 माइनस x स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना था 3 4 के ऊपर तो f प्राइम ऑफ 3 माइनस 3 ओवर 25 माइनस 3 स्क्वायर तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस 3/4। तो इसका भी स्लोप सेम है इसका भी स्लोप आपका सेम। जी मैम अगर 3 और -4 होता फिर हमने माइनस ले लेना था 25 माइनस यस यस आपका जो 3 - 4 पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस मैम। तो आपने फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी थी ना। ओके ओके मैम जी जी मैम। सो दोनों फॉर्म में हमने जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की है इम्प्लिसिट मेथड को यूज करके या अगर हमारा इम्प्लिसिट मेथड जो है एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब दोनों तरह से हमारे आंसर क्या है सेम आ रहे हैं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं हम। द एक्सप्रेशन dy over dx minus x over y in solution number 1 gives the derivative in terms of both x and y। जो पहला था वो हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई ये वाला ये इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई हमें सोल्यूशन दे रहा था। इट इज करेक्ट नो मैटर विच फंक्शन वाई इज डिटरमाइंड बाय द गिवन इक्वेशन। ठीक है ये करेक्ट है उसने कहा कि ये चीज मैटर नहीं करती कि हम वाई फंक्शन जो है अपना डिटरमाइन करना चाह रहे थे इम्प्लिसिट फॉर्म में। फॉर इंस्टेंस फॉर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओके डी वाई ओवर डी एक्स ओके माइनस वाई ओवर एक्स ओके। ठीक दोनों को कंपेयर कर लिया है कि दोनों हमारे पास सेम रिजल्ट जो है वो हमें देंगे। पहला हमने जो आंसर इम्प्लिसिट फॉर्म से कंपेयर किया था और दूसरा हमने जो एक्सप्लिसिट फॉर्म से कंपेयर किया था। Whereas for y is equal to g of x we have dy over dx minus x over y और this और उसने कहा कि अगर आप उसको g of x की रिस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे पहला तो हमने f of x की रिस्पेक्ट से डिस्कस किया इसलिए डिस्कस किया था कि हमें पॉइंट जो है वो 3 4 दिया गया था। लेकिन अगर हमारा पॉइंट जो है वो g of x के लिए हो तो फिर g of x को अगर हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाएगा और फिर ये हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई जो है यहाँ पे पॉजिटिव के इक्वल होगा। लेकिन जब हम f of x को डिस्कस करेंगे तो फिर ये माइनस के इक्वल ही होगा आपका। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स दोनों का? जी मैम। ओके एग्जांपल नंबर 2 सेम वैसी है जैसे एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है इसका आपने y प्राइम फाइंड करना क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है हम इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम इम्प्लिसिट फॉर्म में ही इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हम अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे किस पॉइंट पे 3 3 के ऊपर एट व्हाट पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट क्वाड्रेंट के किस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है हमने वो पॉइंट फाइंड करना। हम अपना पॉइंट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि पता है कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हमेशा तब होती है जब f प्राइम ऑफ x जो है वो 0 होता है। सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx ओवर dx प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे x y प्राइम प्लस y इंटू x dx ओवर dx कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ y रह जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन? मैम। यस मैम। यस मैम। मैम 3 के साथ इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब चूंकि हमने y प्राइम फाइंड आउट करना है तो हम y प्राइम की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और बाकी फंक्शन से राइट साइड पे ले जाएंगे। y प्राइम को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं बाकी फंक्शन को राइट हैंड साइड पे ले गए। यहाँ पे y प्राइम को कॉमन ले लेंगे y प्राइम इधर आ जाएगा बाकी वैल्यू उधर चली जाएगी तो ये आपका डेरिवेटिव है फंक्शन का दैट इज y प्राइम इक्वल टू 2y माइनस x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस 2x। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है पॉइंट 3 के ऊपर तो y भी 3 है और x भी हमारा 3 है। ओके तो y प्राइम आपका क्या आ जाएगा ये उसने अप्रोक्सीमेट कर लिया हुआ अपना पॉइंट का ऑलमोस्ट हमारा 3 पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो इसके ऊपर जी नुमान इकबाल क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये आपने डेरिवेटिव कैसे लिया? बेटा ये देखें ये इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर dx ओवर dx के साथ कैंसिल हो गया सिर्फ क्या रह गया 3x स्क्वायर। मैम राइट हैंड साइड वाला बता दें 6x अच्छा राइट हैंड साइड पे 6 को आप कॉमन ले लें और इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करके देखें क्या यही आ रहा है? ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके। ओके तो 3 के ऊपर जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। 3 पॉइंट के ऊपर हम अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज दिस। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट हो गई है। अब हमने थर्ड क्या फाइंड करना था कि वो पॉइंट फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जहां पे टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। The tangent line is horizontal if y prime 0. टेंजेंट लाइन हमेशा वहां हॉरिजॉन्टल होती है जहां डेरिवेटिव 0 होता है। अगर डेरिवेटिव 0 है तो डेरिवेटिव हमारा कब 0 होगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, अगर 2y - x² 0 होगा। लेकिन 2y - x² 0 होगा तो उसके लिए ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर बेटा वो कह रहे हैं द एक्सप्रेशन इन सॉल्यूशन नंबर 1 गिव्स द डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ बोथ x एंड y। जो एक्सप्रेशन है सॉल्यूशन 1 में दो तरह के सॉल्यूशन डिस्कस किए ना, एक सॉल्यूशन 1 डिस्कस किया इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ और जो सॉल्यूशन 2 था वो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन के साथ था। ओके जो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर वो उसने सॉल्यूशन 1 जो है हमारा उसमें डिस्कस किया, उसने कहा जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या है इन टर्म्स ऑफ x एंड y है। इट इज करेक्ट, ये डेरिवेटिव करेक्ट है नो मैटर विच फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय द गिवन इक्वेशन। उसने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि हम इन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन जो है उसको डिटरमाइन करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस उसने कहा कि ये डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया ना ये करेक्ट है, ये मैटर नहीं करता कि इन दोनों फंक्शंस में से हम कौन सा ले रहे हैं, दोनों फंक्शंस हमारे डेरिवेटिव को प्रूव करेंगे। अगर हम फर्स्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारा -x ओवर y जो है वो -x/25 - x² के इक्वल होगा, लाइक दिस, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया। और अगर हम g ऑफ x को डिस्कस करेंगे तो फिर ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। ओके जी मैम समझ आ गई, थैंक यू मैम। ओके मीन्स Yes, ma'am. किसी भी पॉइंट को ले लें, किसी भी पॉइंट को ले लें, वो पॉइंट जब यहाँ पुट होगा तो हमेशा इसके इक्वल होगा, और वो पॉइंट अगर जी के अंदर पुट होगा तो इसके इक्वल होगा, तब ये दोनों इक्वल आएंगे। ओके जी मैम समझ आ गई। अच्छा जी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तब एग्जिस्ट करती है जब y प्राइम 0 होता है, और y प्राइम हमारे पास क्या है, गिवन है, ये गिवन है। ओके ये y प्राइम कब 0 होगा, अगर ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो इसका नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये भी 0 हो गया फिर तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स? यस मैम। जी मैम। प्राइम के 0 होने के लिए 2y - x² का 0 होना जरूरी है। ओके The tangent line is horizontal if y prime equal to 0. Using the expression for y prime from part A, this expression, we see that y prime 0 when 2y - x² equal to 0, provided that y² - 2x is non-zero. अगर ये 0 हो गया तो फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी। सब्सटीट्यूटिंग अब अगर 2y - x² इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 2y = x² और y = 1/2x²। Substituting this value in the equation of the curve, अब ये y की जो हमने वैल्यू फाइंड की है हम अपनी ओरिजिनल कर्व जो हमारे पास मौजूद थी उसमें जाके पुट करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, x³ + 1/2x² का क्यूब इक्वल टू 6x 1/2x², विच सिंप्लीफाइज टू, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, x की बार 6 बन जाएगी और इससे 16x³ बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये इक्वेशन बन जाएगी। दोनों साइड्स पे x³ से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन फर्दर क्या बन जाएगी, सिंस x इज नॉन जीरो, x हमारे पास क्या गिवन है, नॉन जीरो है in the first quadrant. Since x is non-zero in the first quadrant, we have x³ is equal to 16. फिर हम x³ पे अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, x³ इक्वल टू 16 इफ, यहाँ से आप x की वैल्यू, हमने y की वैल्यू भी फाइंड की, यहाँ से हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2⁴/3। देन y, अब y हमारे पास क्या था, 1/2x² था। x की जो वैल्यू आपने फाइंड की, हम बेसिकली पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं ना, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पे वाई प्राइम जो है वो हमारा 0 था, या हमारी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, हम वो पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं।
तो ये y हमारे पास फाइंड हो गया, ये x हो गया, लेकिन इस y में अभी भी x मौजूद है, तो ये x की वैल्यू आप जाके इधर पुट करेंगे तो y पॉइंट एग्जैक्ट फाइंड आउट हो जाएगा, जैसा कि 2 की पावर 5/3। तो thus the tangent is horizontal at this point। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, और इस पॉइंट को अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो वो ये पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा जी, नोट 2 क्या है? नोट 2 वो ये कह रहे हैं कि ये जो अभी हमने ऊपर इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन फाइंड किया है, इसमें हमने कहा था कि हम बाय हैंड इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर में इस वैल्यू को दें तो हम एक्सप्लिसिट कंडीशन जो हमें मिलती है वो ये मिलती है। ये बाय हैंड नहीं है बेटा आप लोगों की, ये कंप्यूटर ने आपको दी है। जब आपने इनपुट दी है वहां से उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट किया है तो ये फंक्शन आपके पास बन जाता है। ओके, तो ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने बताया है कि अगर हम इस इम्प्लिसिट फंक्शन को किसी भी स्ट्रक्चर में डाल के किसी अलजेब्राइक सिस्टम के अंदर डालें कंप्यूटर में तो हमें ये आउटपुट मिलती है। तो फिर हमारा y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x इस तरह से लिखा जाता है। ओके जी मैम। जी मैम। यस मैम। उसके बाद है फाइंड y प्राइम इफ sin x प्लस y इक्वल टू y cos स्क्वायर x। तो ये भी एक आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें y इजीली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जा सकता। दोनों साइड्स पे हम x की रिस्पेक्ट से जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है। तो इसका डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा? cos x प्लस y। उसके बाद आपने सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या आ जाएगा? dx ओवर dx प्लस dy ओवर dx। तो dx ओवर dx आपको 1 दे देगा और dy ओवर dx आपका क्या बन जाएगा? y प्राइम बन जाएगा। इस साइड पे आएंगे तो आपने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यूज करना है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वो क्या होगा? 2y dy ओवर dx। क्लियर है? यस जी मैम। के बाद y प्राइम की टर्म्स को आपने एक साइड पे लेना है और बाकी टर्म्स को उस साइड पे ले जाना है। तो ये आंसर आएगा, जरा देख लीजिएगा, समझ आ जाए तो बता दीजिए। मैम मैम ये इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कैसे चेंज करते हैं? एक्स वाई की वैल्यूज हम चेंज कर देते हैं। इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में? यस मैम, ये दो फंक्शंस को आपस में कैसे इंटरचेंज? बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही, आप पूछना क्या चाह रही हैं? आप कह रही हैं कि जो इन फंक्शंस में y है वो इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखा जाता है? यस मैम। तो इसमें नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। मैंने आपको बताया सारे इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसी भी तरह कन्वर्ट नहीं हो सकता ना। हम इधर से सिर्फ y स्क्वायर ले लें और इसको इस साइड पे ले आए तो फिर भी y लेंगे तो प्लस माइनस की फॉर्म में अगर ओपन भी होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं बन जाएगा। इसके ऊपर एक हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील करना तो बड़ा मुश्किल काम नहीं हो जाता। ओके मैम, ऐसे ही समझ है। आ गई। तो जब इजीली हो सके तो हम कर देते हैं, ना हो तो फिर हम इम्प्लिसिट फॉर्म के साथ ही उसको डेरिवेटिव लेते हैं। ओके यस मैम। उमर जाओ ना। अच्छा जी, आगे यही फंक्शन है और कंप्यूटर अलजेब्राइक सिस्टम के ऊपर उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपका आगे पीएचडी में कहीं काम होगा, वहाँ कर दीजिएगा, ठीक है? जब जरूरत पड़ी आप लोगों को आप इस तरह के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको जस्ट व्यू कर सकते हैं इनका कि ये हमें जो y प्राइम डेरिवेटिव है वो किस तरह से कंप्यूटर अलजेब्राइक सिस्टम के ऊपर डिस्कस किया गया। हम यहाँ पे इसको बाय हैंड डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उसने बेसिकली क्या किया है, ये जो आपका फंक्शन है ना उसको मैंने आपको जैसे बताया था कि हम इधर से y को कॉमन लें तो ये किस तरह का फंक्शंस बन जाएगा। इसको डिफरेंट फॉर्म्स में मॉडिफाई करके देखा है कि अगर ये फंक्शन इस तरह का हम बना दें या हम फंक्शन इस तरह का बना दें
तो या हमारे पास ये फंक्शन जो है वो सॉल्व होने के बाद, मतलब आप कॉज और साइन को इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, कॉज और साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स में ले जाए और फिर ये आपके पास आ जाता है ना इस तरह की फॉर्म में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं इसकी, आ जाती है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह की फॉर्म्स में इनको कन्वर्ट कर दें तो फिर किस तरह की हमारे पास डिफरेंट ग्राफिकल अप्रोचेस जो है वो बनती हैं। तो ये जरूरी नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट आपको एक और इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, इजीली आप कर सकते हैं, देखिए हो जाएगा। बेटा एग्जाम्पल 3 मैंने अभी तो करवाई है, और कितनी दफा करवाऊंगी, ये वाली एग्जाम्पल हाँ करवा तो दी है, इसमें और क्या करवाना है, ये सिर्फ आपने ये फाइंड करना है, करने लिया आप लोगों ने? जी मैम। सिर्फ y प्राइम को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, बाकी सारे फंक्शंस को राइट साइड पे ले जाए, तो जो y प्राइम के साथ कॉमन फंक्शंस होंगे वो नीचे आ जाएंगे इधर आके, ठीक है? जी मैम। अच्छा, आपका भी ज्वाइन हुआ है और आपको एग्जांपल नंबर 3 की समझ नहीं आई, तो बेटा एग्जांपल नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 में इसका डेरिवेटिव आपने लिया तो ये क्या बन गया, cos xy, फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बन जाएगा, x के रिस्पेक्ट से dx ओवर dx, और dx ओवर dx 1 होता है, ये dy ओवर dx है तो इसको आप y प्राइम कहेंगे, इस साइड पे आ जाएंगे तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy ओवर dx, जिसको हम लिख सकते हैं 2y dy ओवर dx या y प्राइम लिख सकते हैं। अब y प्राइम यहाँ से cos x प्लस y को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर cos x प्लस y को आप y प्राइम से मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह इधर भी एक y प्राइम की टर्म आ जाएगी, इधर भी y प्राइम की एक टर्म आ जाएगी, तो दो y प्राइम की जो टर्म्स हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइएगा, वहां से y प्राइम को आप कॉमन ले लें तो ये सारा आपका एक साइड पे आ जाएगा, हो जाएगी? यस मैम। ये आप बाय हैंड करके खुद देखेंगे ना, खुद करके देखा करें इन चीजों को, ठीक है? तो फिर इजीली हो जाती है। हो गई है जी मैम, एग्जांपल 4 हो गई, आपने कहा ना अभी करें। ओके, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट योर एग्जांपल नंबर 4। इसमें भी आपने क्या किया है, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया है ना, ऐसे किया ना? जी मैम। अच्छा जी, डेरिवेटिव ऑफ, जी जी मैम ये ऊपर से थोड़ा वो जहाँ लिखा हुआ है बट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, इधर से थोड़ा ये समझा दीजिएगा। यहाँ से समझा दीजिए बेटा, की आपने है समझ, आप मुझसे रहे हैं, ये क्या बात है, कहाँ से समझाओ? मैम ये जो लिखा हुआ है बट द वैल्यूज ऑफ x एंड y लास्ट पे, एग्जांपल 4 में मैम। अच्छा, बढ़ द वैल्यू ऑफ एक्शन। अब इसके लिए तो फिर मुझे पूरी इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी है। मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैसेज एक तो आप दरम्यान में बहुत करते हैं। अच्छा, y डबल प्राइम फाइंड करना है आपने, मींस डेरिवेटिव से फिर डेरिवेटिव फाइंड करने आते हैं ना आप लोगों को? जी मैम। डिफरेंशिएट द इक्वेशन इम्प्लिसिट, ओके कर लिया, y फाइंड कर लिया, ओके। तो फाइंड y डबल प्राइम, जो ऑसिलेटिंग वाले ग्राफ नहीं है जी, उनको मुझे कलर प्रिंट दे। ऑसिलेटिंग वाले ग्राफ्स का कलर प्रिंट, क्योंकि मैंने वो बनाना है जो आपके मैच करने के तो चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। वो मतलब जो पहले वाला पेपर है उसके ग्राफ, हाँ, वो मेरे पास पड़े हैं, ले लें आप। कलर में? हाँ, कलर में पड़ा मेरे पास। जी। फिर वो पेपर संभाल के रखिएगा, क्योंकि मैंने पूरे पेपर का प्रिंट करवाया हुआ था। कोई मैडम प्रिंट बाद में निकल जाता है। हाँ। एक मिनट, दे दो, मुझे दे दे।
ओके तो हाँ वाई प्राइम फाइंड आउट कर लिया हमने। अच्छा जी, to find y double prime we differentiate this expression for y prime using the quotient rule। y double prime फाइंड करने के लिए हमने quotient rule लगा लिया। ओके quotient rule लगा के हम पहुंच गए कहाँ तक, यहाँ तक। अच्छा जी, if we know substitute equation number 3 into this expression we get अच्छा जी equation number 3 हमने y prime की वैल्यू पुट कर दी बेसिकली यहाँ पे। ओके तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास -3x² x4 + x4 over y is 7 but the values of x and y must satisfy the original equation। यस x और y की जो भी वैल्यू आती है वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करती है। अंडरस्टूड होता है ये। सो द आंसर सिंप्लीफाइज टू y डबल प्राइम। अच्छा जी, y डबल प्राइम को हमने सिंप्लीफाई किया है। कैसे किया? -3x² x4 y4 की हमें गिवन वैल्यू दी हुई थी 16, वो हमने पुट कर दी। स्टार्ट में गिवन दी हुई थी ना ये। ओके जी मैम। पुट कर दी। y7 आ गया तो ये आपके पास क्या आ गया? -48/x² y7 आ गया। सो बस और क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट किया है। आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैम ये वैल्यू की समझ नहीं आ गई थी। अब आ गई है? ठीक है बेटा। जी मैम। ओके जी, ओके जी, ओके। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया हुआ था। इनवर्स फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं मैम। जो इनवर्स है तो डेरिवेटिव हम कहते हैं कि y = sin x। ये हमारा एक मैम ट्रिग्नोमेट्रिक पहले किया हुआ है ये। जी मैम ये एफएससी में किया हुआ है। हाँ जी, किए हुए हैं। ओके, कोई मसला नहीं है, वैसे किए हुए हैं, लेकिन इसकी डेरिवेशन नहीं की होगी। वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में मौजूद थी, जहां से मैंने कहा था जब जरूरत हुई तो हम इनको पढ़ लेंगे। तो वैसे जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात हो रही है तो ये तो बहुत सिंपल होते हैं। y = sin x होता है तो x = sin इनवर्स y हो जाता है। ऐसे ही है ना? x = sin इनवर्स y हो जाता है। तो हम उसको भी y = sin इनवर्स x लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरिएबल ही है ना, एक डिपेंड करता है दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। तो हम किसी भी टर्म्स में इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा इनवर्स डेरिवेटिव होता है वो हमारा होता है x = sin इनवर्स y। लेकिन चूंकि हम हमेशा y को डिपेंडेंट के तौर पे डील करते हैं और x को इंडिपेंडेंट के तौर पे डील करते हैं, तो फिर हम दोबारा से उसी इनवर्स को इस फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, ठीक है। मीन्स इसका मतलब यही है कि sin y = x and the variation of y lies between -π/2 से π/2। ओके, ये मुझे लग रहा है। ओके, हम वैसे जब x = y = sin x फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो उसकी जो डोमेन होती है वो -∞ से इन्फिनिट होती है। लेकिन जब भी आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो इनवर्स सिर्फ -π/2 से π/2 के दरमियान फाइंड आउट होता है। उसके बाद अगली वैल्यूज के लिए इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो फिर हमारी डोमेन जो है वो चेंज हो जाती है, वो -π/2 से सिर्फ π/2 के दरमियान लाई करती है। हम अपनी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेकिन मैम जब हम इनवर्स लेते हैं तो फिर तो उसकी रेंज उसकी डोमेन बन जाती है। रेंज तो -1 + 1 नहीं है। बिल्कुल, उसकी रेंज जो है वो उसकी डोमेन बन जाती है। जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मैं अगेन आपसे वही बात कर रही हूँ कि मैं x = sin इनवर्स y नहीं लिखती, मैं y = sin इनवर्स लिख रही हूँ। ठीक है। ओके मैम। अब आपके पास ये फंक्शन है और क्योंकि इनवर्स फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर दिया तो sin y = x है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? cos y dy/dx, और ये 1 हो जाएगा dy/dx 1/cos y। ना cos y > 0। cos y क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सिंस -π/2 <= y जो है वो आपका π/2 से -π/2 के दरमियान लाई करता है। सो cos y जो है वो आपके पास क्या होता है? 1 - sin² y, और sin² y यहाँ से आपके पास क्या है? 1 - x² के इक्वल है। सो dy/dx 1/cos y को आप लिख सकते हैं 1/1 - x², या dy/dx sin इनवर्स x जो है वो आपका क्या हो जाता है? 1/1 - x² स्क्वायर रूट। ओके,
These are very simple formulas. Similarly, you can find out your derivatives of the next trigonometric functions. इनको देख लें, याद कर लें जो derivatives हैं, कहीं आगे जाके यूज होंगे तो आपके काम आ जाएंगे। हो जाएगा ये काम सारा आप लोगों से स्टूडेंट्स? जी मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ने समझना पूछ 3.5 के आपने जो क्वेश्चन करने हैं, पीछे वाले क्वेश्चन दे दिए मैं सारे मैंने? मैम आपने लास्ट में प्रोवाइड किया। यस मैम। 3.4 के मार्क नहीं करवाए थे। 3.4 का आपने क्वेश्चन नंबर 3.4 के नहीं करवाए थे, चले मैं करवा देती हूँ। 3.5 का आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 17, 19 करना है, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आप 23 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। इसमें से आपने सिर्फ यही क्वेश्चन फिलहाल करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आगे उसमें यूज होंगे आपके जाके इंटीग्रेशन में, तो वहाँ हम इनको डिटेल डिस्कशन के साथ डिस्कस कर लेंगे, अभी इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको डिफरेंट शेप्स का पता होना चाहिए कि डिफरेंट शेप्स हमारी क्या है। ये सारी लेमनिस्केट या आपकी कोई भी कॉर्डियड जितनी भी शेप्स हैं, ये सारी आगे अलजेब्रा के इंटीग्रेशन के अंदर डिस्कस होंगे। सो यू हैव टू फेमिलियर विद दिस शेप्स। मैम जी मैम आपने 2.8 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहा था, आप रिटन फॉर्म में सेंड कर देंगी। हाँ जी बेटा, जरूर कहा होगा, लेकिन इतनी मसरूफियत, इस कदर मसरूफियत है कि आप लोग बिलीव करें कि मैंने सुबह कल एक चाय का कप पिया था, शाम को 6 बजे मुझे याद आया कि मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मसरूफियत का। ठीक है, वीकेंड पे मुझे याद करवाइएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगी। मैम आपके भाई की तबीयत कैसी है? 400 पेपर चेक होने वाला आया पड़ा है। बहुत मुझे बात का समझ नहीं आ रही होती कि इस कदर आप लोग तो घर में बैठ के सिर्फ क्लास लेते हो, हमें इतना काम करना पड़ता है कि बस मत पूछें। अभी भी मैं आप लोगों मैम आपकी आवाज भी थकी लग रही है। लगा के मैं बता रही हूँ कि मैं कल से इस कदर बिजी थी कि मुझे मेरे भाई की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ नॉर्मल हुई है लेकिन अभी बेहतर नहीं हुई, और में है अभी वो। तो मैं छुट्टी भी लेने का सोच रही हूँ कि 15-20 दिन की छुट्टी लेके जाऊँ लोग, लेकिन अभी अप्लाई करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। बहरहाल अच्छा, मैं क्या आपको बताने लगी थी, 3.3 के क्वेश्चन हमने भी देखने थे। 3.4 के मैम। 3.4 के 3.4 ओके। अच्छा जी, 3.4 में से आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। नहीं 8 छोड़ दें, कोई मसला नहीं, इनके आंसर नहीं होते पीछे, वो किया करें जिनके आंसर मौजूद। क्वेश्चन नंबर 13, 15, क्वेश्चन नंबर 23, 25, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 59 करना है आपने। ओके यस मैम। कौन सा था? अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें फिर हम। मैम आज के लिए नो मैम, मैम काफी है। मैम आज हमारी 6 बजे तक क्लास है। कितने बजे तक? यस मैम 6 बजे तक मैम। मैम 6 बजे तक। क्यों? मैम अभी और दो क्लासेस। मैम वो अरेंज की हुई है ना सर ने। मैम 2 क्लासेस मिस हो गई थी ना वीक। पाक स्टडी और सेट थ्योरी। अच्छा अच्छा, चले आपका जो इसमें से पढ़ने के लिए मैंने अभी कहा था वो पढ़ के देख लें। ये मैंने पढ़ने के लिए भी आपको दिए थे, इनको देख लें। बल्कि आप ना ये जाके देखें पीछे यूनिवर्स में, देखें कि किस तरह से जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। चैप्टर नंबर 1 पे जाके देखें कि डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कब करते हैं। ओके, यूनिवर्स के लिए। ओके मैम। मैम किस एक्सरसाइज में है? बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट चैप्टर के अंदर होंगे टॉपिक।
ओके मैम। बल्कि मैं यहीं से ओपन करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जब हम उनके इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं सिर्फ -π/2 से π/2 के दरमियान। तो इस टॉपिक को एक दफा आप लोग पढ़े, यहाँ से यहाँ तक इसको समझे सारा। मैम ये कौन सी एक्सरसाइज है? जी 1.5। ओके ये पेज नंबर है आपका 63, पेज नंबर है, टॉपिक 1.5 है। इनवर्स के लिए कोई भी फंक्शन जो होता है ना वो बेसिकली जो फंक्शन 1 1 होते हैं ना, 1 to 1 फंक्शंस होते हैं, उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके पास। अगर फंक्शंस 1 to 1 नहीं है तो उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि आपका फंक्शन जो है वो 1 to 1 कैसे होगा। अब 1 to 1 फंक्शंस की एक डेफिनेशन होती है कि अगर कोई से दो एलिमेंट्स के इमेजेस सेम हो तो वो एलिमेंट सेम होते हैं। अगर दो एलिमेंट्स के इमेजेस सेम ना हो तो वो दो एलिमेंट भी सेम नहीं होते। ये होता है 1 1 फंक्शन। हाँ, ऐसी सूरत हाल हो जाए कि इमेजेस तो सेम हो जाए लेकिन एलिमेंट डिफरेंट हो जाए, या इमेजेस डिफरेंट हो जाए एलिमेंट सेम हो जाए, तो फिर फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं रहता। क्लियर हुआ ये पार्ट स्टूडेंट्स आपका? मैम दोबारा बता दें। बेटा आपने एक पॉइंट ले लिया x1 और दूसरा पॉइंट आप ले लेते हो, मीन कोई भी फंक्शन है आप उसमें से ले लेते हो x1 और x2, दो पॉइंट्स ले लेते हो। x1 पे जो इमेज होता है या फंक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होगी, f of x1, और x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, f of x2 होती है। ओके, अब हम कहते हैं कि f of x1 is not equal to f of x2 whenever x1 is not equal to x2। तो ये 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर मैं ये कह दूं कि जो f of x1 है वो f of x2 के इक्वल आ गया है लेकिन x1 तो x2 के इक्वल नहीं है, फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं रहते। 1 1 फंक्शन के लिए जरूरी है कि अगर f of x1 f of x2 के इक्वल है तो x1 भी मस्ट x2 के इक्वल होगा। लेकिन ये भी 1 1 की डेफिनेशन है। यहाँ इसको हम कहते हैं कि f of x1 अगर इक्वल नहीं है f of x2 के तो x1 भी x2 के इक्वल नहीं होगा। ये 1 1 फंक्शन होता है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंट साइन आ जाए, मीन f of x1 इक्वल हो f of x2 के लेकिन x1 x2 के इक्वल ना हो तो फिर वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। या अगर f of x1 नॉट इक्वल हो f of x2 के लेकिन x1 x2 के इक्वल आ जाए तो फिर भी वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। जो मैं बोलती हूँ उसको लिख लिया करें, पेजेस पास रखा करें। तो समझ आइए इस चीज की या नहीं? जी मैम समझ आ गई। मैम आ गया समझ। आ गई। अब मैंने देखना है कि ये मेरा फंक्शन जो है क्या 1 1 है। अब मैं ले लेती हूँ sin x, मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ sin x ले लेती हूँ। अब मैं sin की वैल्यू जो है वो π/2 पे फाइंड करना चाह रही हूँ। तो मुझे पता है कि sin π/2 पे क्या होता है, 1 होता है। यस यस मैम। यस अब फिर मैं दूसरा पॉइंट ले लेती हूँ 3 π/2। मुझे पता है कि जो π/2 है वो 3 π/2 के इक्वल नहीं है, लेकिन 3 π/2 पे भी साइन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। इट मींस दो डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम इमेजेस आ चुके हैं, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं रहा। क्लियरली? यस मैम।
इसी तरह मैं अगर π/2 पे या 5π/2 पे वैल्यू फाइंड करती हूँ तो π/2 5π/2 के इक्वल नहीं है, लेकिन उस पे इमेजेस सेम आ रहे हैं, मीन्स फंक्शन के इमेजेस सेम आ गए हैं लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो फिर भी ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा। तो ये फंक्शन 1 1 सिर्फ इस डोमेन से इस डोमेन के दरमियान रहता है। अगर मैं -π/2 पुट करूंगी या दूसरा पॉइंट π/2 पुट करूंगी तो आंसर सेम नहीं है। इसी तरह अगर मैं π/2 से थोड़ा पीछे आ जाऊं, π/3 पुट कर दूं या π/2 पुट करूं, फिर भी एलिमेंट सेम नहीं है, इमेजेस भी सेम नहीं होंगे। इसी तरह अगर मैं 0π/2 पुट कर दूं तो ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इमेजेस भी सेम नहीं होंगे, तो ये 1 1 की डेफिनेशन सेटिस्फाइड करता है। लेकिन जैसे ही मैं π/2 से आगे बढ़ती हूँ, 3π/2 करती हूँ या 5π/2 करती हूँ, तो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेजेस देने लग जाते हैं, फंक्शन 1 1 नहीं रहता। तो इनवर्स फंक्शन के लिए ये फंक्शन अगर 1 1 है तो सिर्फ अपनी इस डोमेन के दरमियान है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। यस मैम। यस मैम। जी मैम। समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। आप एक फंक्शन ले लेते हो f(x) = x²। अपना लिख ले पेजेस पे, जब मैं बोलती हूँ साथ साथ f(x) = x² ले लेते हो। अब मैंने देखना है कि ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए। 1 1 कब होगा? अगर मैं 2 पॉइंट्स लेती हूँ तो उनपे इमेज भी सेम आते हैं। मैं इसमें से f(x) में से 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ, एक मैंने 1 ले लिया, दूसरा मैं 2 ले लेती हूँ। मुझे पता है कि 1 2 के इक्वल नहीं है। 1 पे आंसर क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। 2 पे आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। इट मीन्स कि मैं जितने भी पॉजिटिव नंबर ले लूं उन सब पे फंक्शन 1 1 रहता है, क्योंकि इमेज सेम नहीं है, एलिमेंट भी सेम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 2 पॉइंट्स लेती हूँ, 1 और -1, 1 और -1, तो 1 पे भी आंसर 1 है, -1 पे भी आंसर 1 है। इस तरह अगर मैं 2 पॉइंट्स 2 -2 ले लूं तो 2 पे भी आंसर मेरा 4 है और -2 पे भी 4 है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा। इट मीन्स अगर ये फंक्शन 1 1 है तो सिर्फ अपनी पॉजिटिव डोमेन के अंदर 1 1 है। जब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव डोमेन शामिल कर देंगे तो ये 1 1 नहीं रहेगा। इसका इनवर्स सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करेगा या सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। क्लियर होगी बात आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। तो दोबारा अपने पेजेस पे लिख लें, इफ f(x1) = f(x2) implies that x1 = x2, then function is 1 1. Sorry. Wait please. ओके, अगर इमेजेस सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो तो फंक्शन 1 1 होता है। अगर इमेज सेम ना हो, f(x1) is not equal to f(x2) implies that x1 is not equal to x2, then function is 1 1. लेकिन अगर अपोजिट साइन हो दोनों में तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। मैम अगर दोनों नेगेटिव हो तो फिर भी 1 1 नहीं होगा जी? -1 अगर मैम दोनों साइन नेगेटिव हो, -1 और -1 हो तो बेटा अगर साइन जो मर्जी हो, साइन मैटर नहीं करता। अगर साइन दोनों साइड्स पे इक्वल है, एलिमेंट्स भी इक्वल हो, इमेज भी इक्वल हो, तो फिर वो 1 1 होगा। ठीक है? साइन मैटर नहीं करते। मैटर करता है कि दोनों एलिमेंट्स, अगर इमेजेस दोनों सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, 1 1 होगा। इमेजेस सेम ना हो, एलिमेंट भी सेम ना हो, फिर भी 1 1 है। लेकिन अगर इमेजेस सेम हो, एलिमेंट सेम ना हो, या इमेजेस सेम ना हो, एलिमेंट सेम हो जाए, या रिवर्स ट्रेंड जब भी आ जाएगा फिर वो 1 1 नहीं रहेगा। ओके जी मैम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको 1 1 की डेफिनेशन? जी मैम। यस मैम। यस मैम। अब जो f, अगर आप एक सिंपल फंक्शन लेते हो, f(x) = x ले लेते हो। अब f(x) = x में अगर मैं f(1) पुट कर दूं तो 1 आ जाएगा, -1 पुट करूं तो -1 आ जाएगा। मींस एलिमेंट भी सेम नहीं है, इमेजेस भी सेम नहीं आ रहे, तो 1 1 फंक्शन है। वो जो f(x) = x है वो अपनी पूरी डोमेन के अंदर 1 1 है, पूरी डोमेन में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन x² का पूरी डोमेन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। x² का इनवर्स सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा या सिर्फ नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। ओके
इस तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो कॉस साइन होते हैं, मैम ये ये वैसे तो दोबारा बता पूरे दें। डोमेन में सेटिस्फाइड है, पूरे डोमेन में सेटिस्फाइड है, लेकिन जहां इनके इमेजेस रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहां ये 1 1 नहीं रहते, जहां ये 1 1 नहीं रहते वहां इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनका इनवर्स सिर्फ उन वैल्यू, इनका इनवर्स -π/2 से π/2 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। इसी तरह इस फंक्शन का इनवर्स जो है वो π/2 से 3π/2 के दरमियान भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एग्जैक्ट π/2 से 3π/2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इस तरह के हम डिफरेंट इंटरवल्स बना सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जी मैम। यस मैम। ओके, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। मैम